अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेट करंट जनरेटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो ये लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना जो है वो ना भूलें। अल्टरनेट करंट जनरेटर जो है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले जानते हैं, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 13 में सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में जो है पढ़ा है। तो सोर्सेज ऑफ करंट में हमारे पास एक करंट का सोर्स जो है वो अल्टरनेट करंट जनरेटर ही है। इसका इस्तेमाल जो है हम बहुत सी जगहों पे करते हैं, जिस तरह पावर प्लांट्स जितने भी हैं मोस्टली उन सब में जनरेटर जो है वही इस्तेमाल होता है। जैसे कि विंड पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ये जितने भी पावर प्लांट्स हैं इन सब के अंदर जनरेटर ही बेसिकली जो है वो वर्कआउट करता है। अब जनरेटर को पढ़ने से पहले हमें अल्टरनेट करंट के बारे में जो है वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। जिस तरह आपने पहले चैप्टर 12-13 में एक डायरेक्ट करंट पर, ये डीसी करंट जिसको हम कहते हैं, और अल्टरनेट करंट को हम एसी के नाम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट करंट जो है बेटा, इसका जो सोर्स हमारे पास है वो है एक बैटरी। यानी कि अगर मैं इसको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करूँ एक रजिस्टर के साथ, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ये यूनिडायरेक्शनल करंट है, इसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही हम जो है वो इंडिकेट करते हैं, इसलिए आप इसको जो है वो डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं। और अगर हम अल्टरनेट करंट की बात करें तो इसको अगर आप किसी भी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, इसका सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, अल्टरनेट के रिप्रेजेंटेटिव। इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो दोनों तरफ से होती है, ये अपनी डायरेक्शन को जो है वो अल्टर करती रहती है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। जिसको अगर हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह से, ऊपर पॉजिटिव करंट रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे की तरफ नेगेटिव को। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्ट करंट रिप्रेजेंट करें तो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती डायरेक्ट करंट। लेकिन अल्टरनेट करंट जो है अपनी पोलैरिटी को कंटिन्यूसली जो है वो चेंज करती रहती है। अब इसकी पोलैरिटी किस तरह से कितने टाइम के साथ चेंज होती है, अगर हम पाकिस्तान में जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी है इसकी बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पर सेकंड। 50 हर्ट्ज पर सेकंड से क्या मुराद है कि एक सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल्स जो हैं वो पास थ्रू करते हैं। ये एक साइकिल है करंट का, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पीक है इसकी। तो इस तरह के 50 साइकिल्स जो हैं वो एक सेकंड में इसके फ्लो करते हैं, पास करते हैं। तो अगर हम एक साइकिल में देखें तो आपके पास इसकी दो पीक्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि एक दफ़ा समझ लें कि क्लॉकवाइज में इसने मैक्सिमम करंट पे जाना है और एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज में मैक्सिमम करंट की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा ये मैक्सिमम करंट की तरफ जा रहा होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 2। एक साइकिल में 2 दफ़ा ये जा रहा है, तो 100 टाइम्स जो है इसने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाना, मैक्सिममली ब्रिलियंस जाना। सपोज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपने एक जो है वो बल्ब अटैच किया हुआ था, तो इस बल्ब ने 100 टाइम जो है वो ग्लो करना है और ऑफ होना है 100 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से। अब अगर ये 100 टाइम्स पर सेकंड के हिसाब से ग्लो कर रहा है तो हमें इसकी इतनी ज़्यादा रेट ऑफ ऑन ऑफ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन हमारी आँख जो है वो नहीं कर सकती, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही उसको। तो इस रेट को आप डिस्टिंग्विश भी किस तरह करेंगे, यानी कि इस तरह ब्लिंकिंग 100 टाइम्स पर सेकंड है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ये किस तरह से है, किस तरह से ब्लिंक करता है, तो आपने देखा होगा कि शादी वगैरह की तकरीब के अंदर जो है वो लाइट्स जो लगी होती हैं वो इस तरह ब्लिंक कर रही होती है। बेसिकली उसके पीछे एक रेगुलेटर लगा होता है जो इसी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को जो है वो कम करता है। सपोज वो अगर उसको ले आता है फिर 5 हर्ट्ज के ऊपर, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 टाइम्स जो है एक सेकंड में उसने जो है वो ब्लिंक करना, बल्कि इससे भी कम आप फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी कर सकते हैं। तो जितनी कम करेंगे उतनी जो है वो नंबर ऑफ टाइम उसकी ग्लोइंग रेट जो है वो उतना ही कम हो जाएगा, जिसको आप इजीली जो है वो तब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के रिस्पेक्टिव। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि अल्टरनेट करंट जनरेटर जो है ये किस तरह से वर्कआउट करता है और ये किस तरह से हमारे पास अल्टरनेट करंट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
उसके लिए हम इसको कुछ यूँ पढ़ेंगे। तो बेटा हम इसमें सबसे पहले जो है वो बताएंगे कि अल्टरनेट करंट जनरेटर जो है ये किस तरह की एनर्जी को अल्टरनेट करंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। इसमें हम कहते हैं कि जो जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी है? अल्टरनेट करंट। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ये वर्कआउट करता है। प्रिंसिपल इसका है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। और थर्डली हम देखेंगे कि किस तरह से बनता है इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। इन दो परमानेंट मैग्नेट के इन बिटवीन एक हमारे पास कॉइल है, आर्मेचर है, जो कि प्योर कंडक्टर से जो है मिलके बनी होती है। और इस आर्मेचर के ऊपर दोनों एंड्स पे सेपरेटली दो स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, जिनके साथ ये कॉइल जो है इस तरह से टच करते हुए, स्लिप करते हुए गुजरती है, इस तरह। इसके साथ दो कार्बन ब्रशेज हैं जो कि स्लिप रिंग्स और आउटर जो सर्किट है उनको आपस में कनेक्ट करती है। और इसके दूसरे एंड पे मैकेनिकल सोर्स है जिससे हम इस कॉइल को मैकेनिकली रोटेट करते हैं। और यही कॉइल जब मैकेनिकली इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर जो है वो मूव करती है, इन मैग्नेटिक लाइन के अंदर मूव करती है, इनको कट करते हुए जो है वो थ्रू करती है, तो तब इसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होती है। और वही ईएमएफ फिर अल्टरनेट करंट इंड्यूस करंट का सबब बनती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के हमने ये 5 पॉइंट्स मेन इसके बताए हैं। परमानेंट मैग्नेट है, आर्मेचर है जिसके अंदर मैनी नंबर ऑफ कॉइल्स है। इसके बाद स्लिप रिंग जो है इस कॉइल के साथ जो है टच करते हुए गो थ्रू करते हैं, बल्कि जो कॉइल है उसके दोनों एंड सेपरेटली इन स्लिप रिंग के साथ टच करते हुए रोटेट करते हैं। और इसके बाद थे कार्बन ब्रशेज जो कि स्लिप रिंग और आउटर जो सर्किट है इनके साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की को जो है वो आगे पास करते हैं। इसके बाद है मैकेनिकल सोर्स जो है उससे हम इस कॉइल को खुद जो है वो रोटेट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर ईएमएफ जो है वो किस तरह से इंड्यूस होती है और वो किन पैरामीटर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। उसके लिए हम कुछ यूँ पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए एक एनिमेशन भी है बेटा, जो मैं इस लेक्चर के दौरान ही अभी आपको ये शो कराऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि मैकेनिकल आप किस तरह से रोटेट करते हुए कट करें और आगे आउटपुट पे किलोमीटर के थ्रू किस तरह से अल्टरनेट करंट जो है मूव करती है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मोशनल ईएमएफ का फार्मूला। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ जो है वो आपने इसी चैप्टर के का जो फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ा आपने, और उसका फार्मूला आपको याद होगा -VBL साइन ऑफ थीटा। V उस कंडक्टर की वेलोसिटी है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, L लेंथ जिस कंडक्टर को आप मूव करवा रहे हैं, और वही कंडक्टर जो मैग्नेटिक लाइंस को कट करता हुआ चलता है, और थीटा जो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो है ये एंगल। तो जब वो कट करता हुआ मूव करता है तो तब हम जो है वो थीटा उसका जो है रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बेसिकली B और L के दरमियान एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अकॉर्डिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देखना है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ देखनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कॉइल को 4 हिस्सों में तकसीम कर दूँगा। इसको 4 साइड्स को नाम दे दूँगा, A B B C C D और D है। तो इन चारों साइड्स में अगर हम देखें तो जो 2 साइड्स हैं A B और C D,
ये जो दोनों साइड्स हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक लाइन को कट करते हुए मूव कर रही है। अगर इस तरफ नॉर्थ और साउथ पोल हो तो ये मैग्नेटिक लाइन को कट करते हुए जा रही है, जबकि अपर और लोअर जो है ये उससे अलग से मूव कर रही है। तो हमारे पास ए बी और सी डी जो साइड है उसके लिए हम लिखेंगे इनसाइड ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी साइड में जो मोशनल ईएमएफ है वो हमारे पास होगी, उसका फार्मूला होगा ई ए बी इज इक्वल्स टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। अब ये किस तरह से, उसके लिए अगर आप देखें टॉप व्यू में इसका यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, अगर इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है और ये आपके पास वो कॉइल है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो अगर आप इस कॉइल को इस तरफ जो है वो रोटेट करवा रहे हैं तो इस कॉइल का जो सर्कुलर पाथ है इस तरफ से होगा ऐसा, और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो इस वाली साइड की जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट की तरफ होगी। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये इसकी वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, टूवर्ड्स राइट, और दोनों के दरमियान एंगल थीटा रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये बी है, ये वी है और ये इसके दरमियान में एंगल थीटा। तो वी और बी और इस तरह लेंथ ऑफ रॉड के दरमियान यहाँ पे जो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है इसी के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हम इसका फार्मूला लेते हैं वी बी एल साइन थीटा। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो लेंसेज लॉ के अकॉर्डिंगली आप इससे पहले जानते ही हैं कि नेगेटिव साइन बेसिकली कॉज ऑफ प्रोडक्शन की अपोजिशन को रिप्रेजेंट करें कि इंड्यूस ईएमएफ ने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करना होता है। इसी तरह हमारे पास जो साइड सी डी है उसका भी फार्मूला यही बनेगा वी बी एल साइन ऑफ थीटा। वो साइड जो है वो भी इसी तरह वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड बी और इसी तरह ये एंगल जो है वो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे भी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो ज़रूर कोई ना कोई जो है वो रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास ए बी और सी डी के अकॉर्डिंगली आपने ईएमएफ तो रिप्रेजेंट कर दी। अब साइड्स रह गई हैं डी ए और सी डी, तो उसके क्रॉस जो मोशनल ईएमएफ है उसको अगर हम देखें तो वो मैग्नेटिक लाइंस को कट करते हुए नहीं जा रही, वो मैग्नेटिक लाइन को कट नहीं कर रही। इस वजह अगर मैं ये कहूँ कि ये आपकी अपर कॉइल है और ये लोअर है, अपर साइड है और लोअर साइड है। अपर साइड में मैग्नेटिक लाइन इस तरह से फ्लो कर रही है ऊपर और नीचे से, और ये जो कॉइल है ये जब इस तरह से रोटेट कर रही है ये अपर और लोअर मैग्नेटिक लाइन के इन बिटवीन इस तरह से मूव कर रही है। ये कोई भी मैग्नेटिक लाइन को कट करते हुए नहीं जा रही, ये इस तरह से नहीं जा रही मैग्नेटिक लाइन को कट करते हुए, जैसे ये वाली साइड जा रही है मैग्नेटिक लाइन को यहाँ से हर लम्हे भी मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करते हुए जा रही है, यानी कि फ्लक्स इसके अक्रॉस चेंज हुआ। और ये वाली कॉइल ये उधर ही अपर और लोअर मैग्नेटिक लाइंस के इन बिटवीन जो है मूव कर, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे these sides are parallel to magnetic field lines, so they cannot induce any EMF, यानी कि इनके क्रॉस जो EMF है वो किसके बराबर होगी, 0। अब हम क्या करेंगे, इन चारों साइड के रिस्पेक्टिवली जो नेट EMF है वो बता देंगे। तो नेट EMF के लिए हम इसको लिखेंगे नेट EMF बराबर है इन सब EMF का सम BC CD और DA। इन सब में देखें तो ये वाली जो दो साइड्स हैं ये आपको 0 रिजल्ट देंगी और इन दोनों से आपको 1 और 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और उसका आंसर आ जाएगा 2 VBL साइन ऑफ थीटा। अब हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
ये जो 2VBL साइन ऑफ थीटा, इसमें आप देखें तो v लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये जो कॉइल रोटेट करे तो हम इस वेलोसिटी को रोटेशनल वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। r जो है ये इसका रेडियस है, जिस रेडियस मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका विड्थ का हाफ डिस्टेंस वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा BL साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको यहाँ पे रीअरेंज करूँ कुछ 2RL के साथ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कॉइल की जो लेंथ है वो हमने जैसा कि स्टार्ट में ही बताई थी कि AB और CD साइड्स की लेंथ L है, और इसकी विड्थ क्या बन जाएगी 2R। हमने बताई ना मिड वे कितना है R है, तो विड्थ कितनी बन गई 2R। तो अगर आप विड्थ मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट जो है वो मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है आपके पास इसका एरिया। तो यहाँ पे ये जो 2R इंटू L है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ कॉइल 2R इंटू L। विड्थ और लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाए। और साथ ही हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने तो अभी तक एक ही कॉइल कंसीडर की है, जबकि जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था जनरेटर के अंदर कितनी कॉइल्स होती हैं, n नंबर ऑफ कॉइल। तो हम इसी फॉर्मूले को फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो लिखेंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा NBWA। इस सारे की जगह अब हम क्या लिख देंगे, एरिया A साइन ऑफ थीटा, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं नवाब साइन थीटा। ये रिमेम्बर्स के लिए, याद रखने के लिए NWAB साइन ऑफ थीटा। अब ये आपके पास नेट EMF इंड्यूस का रिजल्ट आ गया। इसी नेट EMF इंड्यूस को अगर हम फेजर एंगल की शक्ल में लिखें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी की फॉर्म में, तो आपके पास ये आ जाएगा NWAB साइन ऑफ ओमेगा टी। और इस ओमेगा की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी में, यानी कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, तीनों फॉर्म में से जैसे मर्जी लिख दें। जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 पाई f इंटू टी, ये आपके पास इंड्यूस्ड EMF का जो है वो रिजल्ट है। इसी इंड्यूस्ड EMF से नेक्स्ट हम इंड्यूस्ड करंट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और इंड्यूस्ड करंट जो है उसके लिए हम ओहम्स लॉ जो है वो यूज करेंगे। ओहम लॉ में क्या बताता है कि करंट जो है वो पोटेंशियल और रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन दोनों की रेशियो है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्सटर्नली तो कोई प्रोवाइड नहीं किया, तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो यही इंड्यूस्ड EMF है। तो आप इसी इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बल्कि हम इसको यहाँ पे पुट करने से पहले आप इसकी मैक्सिमम EMF इंड्यूस जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम EMF जो है उसके लिए हमारे पास जो एंगल है वो होता है साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। साइन थीटा की वैल्यू जो है मैक्सिमम के लिए वो हमारे पास होती है 90 डिग्री के ऊपर। एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लिखेंगे सो इंड्यूस्ड EMF इज मैक्सिमम। इसका फार्मूला क्या बनेगा, E मैक्स, जिसको आप E नॉट जो है वो भी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है NWAB, और साइन 90 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1। इसका मतलब है E नॉट या E मैक्स इसके इक्वल है NWAB। तो अब आप इन तीनों रिलेशंस को आप किस तरह से लिख सकेंगे, E नॉट इज इक्वल टू E जनरली इक्वल है E नॉट साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिख दें E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ 2 पाई FT। इस तरह से आप तीनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसकी जो इंड्यूस करंट लिखूंगा
अब इंड्यूस करंट को जो है वो रिप्रेजेंट करना इजी हो गया। इंड्यूस करंट उसी तरह ओहम्स लॉ से जैसे भी मैंने आपको बताया V ओवर R था, V की बजाय हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ही है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसी इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर यहाँ पे आप पुट कर दें तो आ जाएगा E नॉट साइन ऑफ थीटा ओवर R। आप यहाँ पे थीटा की बजाय ओमेगा टी या फिर 2 पाई एफ टी भी जो है वो भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ये नोट करें तो E नॉट ओवर R ये बेसिकली जो है ये मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि R तो रेजिस्टेंस है, ये सर्किट की कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब है करंट जो है वो ओनली डिपेंड कर रही है इस EMF पे। और अगर EMF की वैल्यू मैक्सिमम है तो दैट्स मीन के जो करंट है ये भी आपके पास इसके बराबर है, मैक्सिमम करंट के इक्वल है। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है करंट का ये भी मैक्सिमम करंट के रिस्पेक्टिवली आ जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, जिसको आप थीटा था ये आप इसको ओमेगा टी की शक्ल में भी यूं लिख सकते हैं। ये आपके पास करंट का रिजल्ट आता है। अब हम देखेंगे कि ये जो इंड्यूस करंट है क्या ये वाकई इस तरह से साइनोसाइडली हमें रिजल्ट देती है, जैसा कि हमने स्टार्ट में डायरेक्ट करंट और इंड्यूस करंट इन दोनों के दरमियान रिजेंबलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। तो उसके लिए हम इसको कुछ यूँ ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पूरे साइकिल के लिए किस तरह से करंट जो है वो अपनी वैल्यू को यूँ आल्टर कर। उसके लिए मैं पहले आपको ये एक पूरे साइकिल के लिए जो एंगल्स हैं वो एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं 0 डिग्री, नेक्स्ट ये बोलते हैं 90 डिग्री, 180 और ये 270 डिग्री होगा। इसी तरह अगर हम इसको रेडियन में लें, इसको हम ओमेगा डी के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 रेडियन। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर इसके ऑपोजिटली देखें तो ये होता है पाई रेडियन, इसके मिड पे आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन और यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और अगेन यहाँ पे 2 पाई रेडियन आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, जिसको आप 360 डिग्री जो है वो भी लिखते हैं, 360 डिग्री। अब ये कंप्लीट साइकिल है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए हम देखेंगे क्या यही वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे अगर हम पुट करें तो उसके लिए आप सबसे पहले थीटा जो है वो पुट करेंगे 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 का आंसर क्या होता है 0, आपके पास करंट क्या आ गई 0। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जब एंगल 0 डिग्री है तो करंट भी आपके पास क्या होगी 0। हॉरिजॉन्टली हम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्टिकली करंट को, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे की तरफ ये नेगेटिव। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर पाई बाय 2 रेडियन। इसके लिए आप यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू पुट करें साइन 90 डिग्री तो साइन 90 का आंसर होता है 1। तो आपके पास करंट अब क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से हम उसके लिए ये वाला पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ पे करंट जो है वो 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गई है। इसी तरह नेक्स्ट हम इसका थर्ड पॉइंट जो कि 180 डिग्री का है, जिसको आप पाई रेडियन भी कहते हैं, वो जब हम पुट करेंगे तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री बिल्कुल उसी तरह से ही जैसे 0 डिग्री के ऊपर 0 था, यहाँ पे भी 0 है। तो अगेन करंट की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ से फिर वैल्यू जो है वो करंट की मैक्सिमम से 0 को जो है वो डाउन फॉल की है। फोर्थ पॉइंट में हम थीटा यहाँ पे पुट करेंगे 270 डिग्री या 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो इस एंगल पे भी आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है साइन ऑफ एंगल के ऊपर, और साइन 270 पे इसका रिजल्ट होता है -1, जो कि आपको नेगेटिव ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दे रही होगी। तो नेगेटिव ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपके पास इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट पोलैरिटी में आपको मैक्सिमम वैल्यू देती है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आपका बनता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिसको आपने 2 पाई रेडियन भी बोला है। यहाँ पे अगर आप करंट
की वैल्यू देखें 360 डिग्री के ऊपर तो वो वही होगी जो कि 0 डिग्री के ऊपर, और वो रिजल्ट क्या दे रही है 0। तो यहाँ पे अगेन करंट जो है वो क्या हो गई 0। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा 0, ये कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। अगर मैं पहले ये रेडियन में लिख देते हैं, चलो π/2 पाई 3 π/2 और ये 2 पाई। और अगर मैं इसको एंगल्स में लिखूँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, तो हमने इन सब रोटेशन इस पूरी एक रोटेशन में मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर देखा कि हाँ इसका ग्राफ जो है वो उसी तरह वेव फॉर्म के शक्ल में साइन वेव की शक्ल में जो है वो मूव करता है। यानी कि आप इस करंट को कह सकते हैं ये कि साइन डिपेंडेंट जो है वो वेव फॉर्म की शक्ल में थी, और ये अपनी पोलैरिटी को कंटिन्यूसली जो है वो चेंज करती है। एक साइकिल के बाद जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो इसी तरह ये अपनी पोलैरिटी को कंटिन्यू करेगी, इसी डायरेक्शन को वेव फॉर्म को ये कंटिन्यू करेगी नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये था हमारे पास अल्टरनेट करंट जनरेटर, जिसमें हमने देखा है कि हम मैकेनिकली जो है वो वर्क डन करके किस तरह से एक साइकिल के लिए अल्टरनेट करंट जो है आउटपुट पे हासिल करते हैं। हाफ साइकिल के लिए हाफ पोलैरिटी एक तरफ डायरेक्शन होगी करंट की, और हाफ साइकिल के लिए करंट की डायरेक्शन जो है वो उसकी अपोजिट होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई थ्योरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।